रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें आतंकवाद होने के बावजूद आतंकवाद से मरने वालों की तादाद कम है, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स में लोग ज़्यादा मरते हैं। और दूसरी ओर माइंड ब्लास्ट से कई लोग अपने अंग गंवा चुके हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय अब्रोड, MS MD और PhD है, और इनको फेलोशिप है USA और सिंगापुर से स्पोर्ट्स मेडिसिन की। डॉक्टर अब्रोड, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कई बार टांग पूरी तरह से क्रश हो जाती है और डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि इसको काट दिया जाए, क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे उसको बचाया जा सकता है? देखिए, बात ऐसी है कि जब कोई भी क्रश इंजरी होती है, क्रश इंजरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये देखना होता है कि जो अंग खराब हुआ है, आया उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन पूरी है या उसकी नर्वस सिस्टम पूरा काम कर रहा है। अगर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टल पार्ट, एंड वाले पार्ट में पूरी है तो उस अंग को बचाया जा सकता है। तो अमूमन इस तरह के हादसे होते रहते हैं कि जैसे मैंने आपके सामने ही जिक्र किया कि रियासत जम्मू कश्मीर में रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो उनके अटेंडेंट हैं उनको एक्सीडेंट का पता चलता है कि अगर वो पोर्शन क्रश हो चुका है तो उनको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात इसमें ये होती है, जब क्रश इंजरी होती है तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। पहली चीज़ जो उनके परिजनों को, उनके साथ में जो लोग हैं वहाँ पर, उनको यही करनी चाहिए कि जो भी आसपास कोई कपड़ा दिखता है, कुछ भी दिखता है, उससे बिल्कुल टाइटली उस अंग को बांध दिया जाए ताकि ब्लड लॉस ना हो ज़्यादा। और इमीडिएटली किसी भी ऑर्थोपेडिक सेंटर या ट्रॉमा सेंटर में उसको लेके जाना चाहिए ताकि अगर वो अंग बचने लायक है तो उसके कुछ टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसको बचाया जा सकता है, ताकि उस टाइम के अंदर अंदर वो वहाँ पर पहुँच जाए और उसको बचाने की तैयारी शुरू की जाए। डॉक्टर साहब, इलिज़रोव मेथोडोलॉजी क्या है, जो रशियन मेथोडोलॉजी है, उसको किस तरीके से, कितनी अहम है ऑर्थोपेडिक्स में? देखो, इलिज़रोव मेथोडोलॉजी एक टेक्निक है जो रशियन फेडरेशन में इन्वेंट हुई थी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे ऑर्थोपेडिक्स को। इस टेक्निक के थ्रू हम बोन को बोन नई बनाई जा सकती है। जैसे कोई अंग जो कि क्रश हो चुका है, जिसके अंदर बोन लॉस है, बोन है नहीं, या क्रश हो गई या डैमेज हो गई, तो उस अंग को पूरा करने के लिए सॉफ्ट टिश्यूज़ चाहिए होते हैं और साथ में बोन पूरी चाहिए होती है। जब हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ पूरे मिल जाते हैं तो उसके अंदर नई बोन बनाई जा सकती है। ये एक टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड इलिज़रोव मेथोडोलॉजी। सिर्फ इसी काम के लिए नहीं, ये कई जगह पे यूज़ होती है। जैसे जो बच्चे पैदा ही टेढ़े अंगों के साथ होते हैं, उनको उनके अंग सीधे किए जा सकते हैं, या कोई कुछ लोग हैं जिनकी टांगें बहुत ही छोटी या ड्वार्फ होते हैं, जैसे उनमें उनको टांगों को लंबा किया जा सकता है। सो ये टेक्निक है जिसमें बोन लेंथनिंग की जाती है या बोन डिफॉर्मिटी करेक्शंस की जाती है। ये सबसे लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है क्या? इससे ऊपर भी कोई मेथोडोलॉजी है जिसका प्रयोग होता है इंडिया में? देखिए, वर्ल्ड वाइड जो बोन रिकन्स्ट्रक्शन में जो मेथोडोलॉजी लेटेस्ट है वो है इलिज़रोव मेथोडोलॉजी, बोन रिकन्स्ट्रक्शन। और इसके ऊपर ये एक मेथड ऐसा निकाला है जो कि कुदरत जिस तरह से बोन नहीं प्रोड्यूस करती, जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे बढ़ता है, सो बायोलॉजिकल जनरेटर्स होते हैं उसके अंदर, जिसको हम एपिफिसिस कहते हैं। सो प्रोफेसर इलिज़रोव ने इस चीज़ को स्टडी किया सारा, और उसने एक ऐसा अपरेटस तैयार किया जिसको मूव करने से नई बोन प्रोड्यूस होती है। राइट। उसकी भी स्पीड उन्होंने कैलकुलेट की कि जैसे 1 मिलीमीटर पर डे अगर हम उस सेपरेटस को मूव करेंगे तो न्यू बोन फॉर्मेशन होगी, नई बोन बनती है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मेटल्स अटैक होते हैं, क्या इलिज़रोव मेथोडोलॉजी उसमें काम आ सकती है? बुलेट इंजरी हो जाती है, ब्लास्ट में हो सकता है जो कोई इन्वॉल्व?
हाँ, इस तरह के हमने काफ़ी केसेस किए भी हैं जो कि गन शॉट इंजरीज होती हैं और जो ब्लास्ट इंजरीज होती हैं उसमें जैसे माइन ब्लास्ट है या बॉम्ब ब्लास्ट है, उसमें क्या होता है कि एक क्रशिंग होती है टिश्यूज़ की और लॉस हो जाता है वहाँ पर बोन का भी और सॉफ्ट टिश्यूज़ का भी। उसी लॉस को पूरा करने के लिए कंबाइंड इलिज़रॉफ मेथड के जो सर्जन्स हैं और जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं या माइक्रोवेस्कुलर सर्जन्स, ये मिलके दोनों इस मेथड को पूरा करते हैं। जैसे कि खून की नाड़ियाँ आपने पूरी कर दी, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू दे दिया, फिर उसके बाद बोन बनाई जाती है इसके अंदर। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और इनफैक्ट ये डिस्कवर भी तभी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। राइट। ये चीज़ जो काफ़ी यूज़ हुई थी उस वक्त रशिया के अंदर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि जिनके बचपन से ही बच्चों के अंग ठीक नहीं होते हैं, उन लेमैन लोगों को जिनको पूरी जानकारी नहीं है, इस पूरी मैथडोलॉजी की जानकारी नहीं है, या वो इस तरह से ऑर्थोपेडिक के सारे सिस्टम को नहीं जानते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके अगर बच्चा पैदा होता है, उनके अंग ठीक नहीं है, तो किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए? जब भी कोई बच्चा इस तरह का कहीं भी आप देखो जो या पैदा होता है टेढ़े अंगों के साथ, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो लोकल वहाँ पर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं या पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनको कंसल्ट करना चाहिए। वो देखेंगे कि इसके अंदर एंगल्स ये एक नॉर्मल रेंज में आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो वो फिर फर्दर वो रेफ़र कर देते हैं ऐसे स्पेशलिस्ट को जो कि इन टेक्निक्स को डील करते हैं। जी, पोलियो में भी देखा जाता है कि अंग रह जाते हैं, क्या पोलियो का ट्रीटमेंट है उसका? और ये टेक्निक पोलियो में काफ़ी यूज़ होती है। अच्छा। पोलियो में जो आप नोट करोगे पोलियो के बच्चों को या पोलियो के जो लोग होते हैं, ये ऐसे हाथ रख के यहाँ पर ऐसे ऐसे चलते हैं। जी जी जी। पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि उनका ये हाथ छुड़ाया जाए, तो टांग का एंगल करेक्ट करते हैं, वो फिर नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता। नियरली नॉर्मल चलना शुरू होते हैं। उसके बाद सेकंड, क्योंकि उनकी टांग ज़्यादातर लोगों की जो कि पोलियो के साथ पोलियो से सफ़र करते हैं, उनकी लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है, वो टांग छोटी होती है जो कि पोलियो से अफेक्टेड है। सो इसी टेक्निक के साथ उसको फिर लेंथन किया जाता है, लंबा किया जाता है, बराबर किया जाता है, फिर उससे साथ में गेट ट्रेनिंग वगैरह होती है, चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये काफ़ी केसेस कर चुके हैं। इलिज़रॉफ मैथडोलॉजी के अगर केसेस देखे जाएँ तो आई थिंक 3500 से ऊपर हो चुके होंगे। जी जी। मैंने हमारी टीम ने की है। पोलियो रिलेटेड? नो, नॉट पोलियो रिलेटेड, ओवरऑल इलिज़रॉफ सर्जरीज। डॉक्टर साहब, एक ऐसा जॉइंट होता है कि वो कभी जुड़ता नहीं है, वो हाँ। बड़े कम लोगों में होता है और बड़ी कॉम्प्लिकेसी रहती है उसमें, तो उसको क्या उसका भी इलाज है? हाँ, मेरा ख्याल आप बात कर रहे हो सूडो आर्थरोसिस Yes, yes, टिबिया, कॉन्जेंटल सूडो आर्थरोसिस टिबिया। एक ऐसी बीमारी है जो 2.5 लाख लोगों में एक को होती है और 2.5 लाख बर्थ में से एक को ये होती है। इसमें क्या होता है कि जो बोन है वो एक फॉल्स जॉइंट बन जाता है। बोन एक पूरी बोन है लेंथ, और अगर वो टूट जाती है तो वो कभी जुड़ती नहीं है दोबारा। अगर टूटती है तो नहीं जुड़ती है? कईयों में टूटी वैसी है, आती है, आती टूटी है ऐसे, है। टूटी हुई आती है। जी जी जी। सो ये और वो जुड़ती नहीं है। अब कई टेक्निक्स यूज़ को, उसमें बहुत कुछ रिसर्च हो चुकी है वर्ल्ड जी। में। इनफैक्ट इसको ऑर्थोपेडिक्स में तो ये भी कहा जाता है नाइटमेयर फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। और ये इसमें सबसे ज़्यादा जो कामयाब टेक्निक हुई है वो है इलिज़रॉफ मैथडोलॉजी, और काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। और इस तरह के केसेस मैंने अराउंड 7 to 8 केसेस मतलब किए हैं मैंने, जिनमें से एक फॉरनर भी है उसमें, जो उज़्बेकिस्तान से आया था हमारे यहाँ। और कुछ दिन पहले मैंने हॉस्पिटल में, अभी एक छोटा बच्चा है जी। 1 साल का, 1 सवा साल का बच्चा है, उसका अभी इस टेक्निक से किया है हमने। डॉक्टर साहब, यहाँ पे माइंड ब्लास्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने अंग गंवाए हुए हैं,
अगर वो सतर्क होते तो क्या उन अंगों को बचाया जा सकता है? यहाँ आर्टिफिशियल लिम्स के लिए एक एनजीओ बनी हुई है और उन्होंने इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल लिम्स डोनेट किए हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान कितने लोगों को अपने अंग गंवाने पड़े। बहुत अनफॉर्चुनेट है वैसे ये सारा कि इस तरह से हमारे सोल्जर्स भी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से और एक कॉमन पब्लिक भी जो माइंड ब्लास्ट से हो रही है। पर इसमें एक अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस भी चाहिए। ये अब जिसको माइंड ब्लास्ट हुआ है उसको तो नहीं मालूम है कि मैंने कहाँ जाना है, राइट। सो ये तो आप जिस हॉस्पिटल में उसको लेके गए हैं वहाँ पर ये उनको होना चाहिए कि इसके अंग को किस तरह से बचाया जा सके। सो ये तो एक हॉस्पिटल की या एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी है कि वो इस तरह को प्रमोट करें ये टेक्निक्स को, क्योंकि एक अंग होना आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी एक आदमी अपना अंग खोता है तो इकोनॉमी के ऊपर कैसे एक बटन बनता है। जी 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 जी। डॉक्टर, जो मेथडोलॉजी आपने बताया, डू यू थिंक कि ये सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये समय की अब ज़रूरत बनती जा रही है? बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में वर्कशॉप भी की थी इस चीज़ के ऊपर, ये नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरा लेक्चर भी था वहाँ पर। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली टेक्निक होनी चाहिए। बस इसमें एक जो लर्निंग कर्व है, मतलब इतनी जल्दी से ये नहीं आती है, इसमें टाइम लगता है। पर जो नए सर्जन्स हैं उनको चाहिए कि मैं आज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बन जाऊँ। सो ये जो टेक्निक है ये बहुत स्लोली आप धीरे धीरे सीखते हो और इसके अंदर एक डेडिकेशन चाहिए, यू शुड बी डेडिकेटेड टू दिस टेक्निक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू में आप किस जगह बैठते हैं और कब कब आते हैं? मैं यहाँ पर सेकंड और फोर्थ संडेज़ को आता हूँ जी। एयरपोर्ट रोड पे डोगरा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स है जी। वहाँ पर ओपीडी होती है हमारी, और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हमने टाइम रखा हुआ है। सो उसमें अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो जिसको कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं इस तरह की, तो दे आर वेलकम, वो आ सकते हैं वहाँ पर। वैसे दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग उन लोगों के पास चले जाते हैं जिसको कहते हैं कि तेल मालिश से हाथ बाजू चढ़ाना, उसका क्या नुकसान होता है और क्या वो कि कौन सी पद्धति है, वो कौन सा स्टाइल है? देखो ऐसे है, अगर मैं तो ये समझता हूँ कि किसी को कहीं सॉफ्ट टिश्यू में कुछ चोट सी लग गई है, वहाँ पर मसाज का थोड़ा बहुत रोल होगा। अगर कोई फ्रैक्चर है ऐसा और आप ऐसे आदमी के पास जा रहे हो जो कि जिसको मालूम नहीं है कि वहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, सो कभी कभी क्या होता है कि हम मसाज मालिश कर देते हैं और उसके ऊपर आप पट्टियाँ बांध देते हो और आप उन वाइटल उन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को टाइटली बांध देते हो जो कि आपके अंग को चला रही हैं। यस यस यस। और जब तक उस चीज़ का पता चलता है लेट हो चुका होता है। डॉक्टर साहब, उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो ये सोचते हैं कि चलिए डॉक्टर के पास क्या जाना है, उसके पास जाते हैं, उसमें हाथ में बख्श है, ये भी एक फंडा है? हाथ में बख्श है, पर अगर हाथ में बख्श हो तो फिर एम्पुटेशन तक ना लेके जाएं वो। मैं तो यही कहूँगा कि ये आजकल पढ़े लिखे लोग हैं सभी, सो अगर आप कहीं भी ऐसी चोट लगती है एटलीस्ट एक बार डॉक्टर को दिखाओ जो कि किस तरह की चोट कैसी है एटलीस्ट, ताकि नुकसान ना हो जाए उसका, बच्चे का या जिसको भी चोट लगी है कोई नुकसान ना हो। क्योंकि एक बार नुकसान हो गया, जैसे कि अंग का खून का दौरा बंद हो गया, तो फिर वापसी नहीं, रिकवरी नहीं, फिर तो एम्पुटेशन वन वे है। सो वन वे है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करते हैं, जैसे तेंदुलकर को टेनिस एल्बो, वो क्या था और उसकी क्या वजह थी और उसका ट्रीटमेंट क्यों बाहर जाना पड़ा उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए? ये तेंदुलकर की टेनिस एल्बो काफ़ी पॉपुलर हुई है। ये अब अमीर लोगों की बीमारी है। मेरे पास पेशेंट्स जब आते भी हैं तो मैं यही कहता हूँ भी रॉयल डिजीज़ है आपको। देखो टेनिस एल्बो एक टेंडिनाइटिस है जो कि आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर पेनफुल हो जाता है जब आप कोई काम करते हो हाथ के साथ।
इसका जो इलाज है वो फिज़ियोथेरेपी है, मेडिकेशंस हैं, रेस्ट है, ये चीज़ें हैं। और बाहर क्यों जाना पड़ा ये तो मिस्टर तेंदुलकर ही बताएंगे कि बिल्कुल वहाँ बता बाहर क्यों सकते जाना पड़ा उनको। पर ये टेक्निक्स इंडिया में अवेलेबल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कॉब्लेशन के साथ करते हैं, वी आर डूइंग इट। हैं। उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। देखो सर्जिकल मेथड्स भी हैं और नॉन इन्वेजिव मेथड्स भी हैं, जिसको कि ये कॉब्लेशन मेथड है जिसको जो कि नॉन इन्वेजिव है, डे केयर में होता है। आप सुबह आते हो, वो करवा के रात तक वापस जा सकते हैं। हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने नी रिप्लेस करवाए थे, हाँ जी। तो क्या वो भी उनको भी फॉरेन जाना पड़ा था क्या? इनको नहीं, उनकी जी देखिए उनको वो तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें उनकी नी रिप्लेसमेंट हुई। उनकी नी रिप्लेसमेंट मेरे इंडिया में ही हुई थी और दैट वाज डन बाय ए वेरी रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रेनावत, उन्होंने की थी। वो क्या वजह थी? वो ये क्यों बीमारी होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग प्रोसेस है। एज के साथ धीरे धीरे नी जॉइंट्स या दूसरे भी जॉइंट्स वो डिजेनरेट कर जाते हैं, घिसने शुरू हो जाते हैं। और इन जॉइंट्स में अगर तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और एंगल्स चेंज हो जाते हैं, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट की जाती है ताकि पेनफुल नी ना हो, आदमी अपने डे टू डे वर्क जो है नॉर्मल कर सके। होती है। और नी रिप्लेसमेंट से पहले अगर यंग एज में ये चीज़ हो रही है तो देयर आर सो मेनी सर्जरीज जिसमें आप उसके पहले ही एंगल चेंज कर देते हो ताकि वो वाली सिचुएशन आए ना। डॉक्टर साहब, जो खिलाड़ी होते हैं उनको पेन वेन होती है, वो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर इस्तेमाल करना बिना डॉक्टर की सजेशन के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? तो पेन किलर्स मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी बिना एडवाइस के पेन किलर्स मत लो, क्योंकि यहाँ तक कि ब्लीडिंग तक हो सकती है। जो अपर जीआई ब्लीड है या जो गैस्ट्राइटिस के साथ या अल्सर, जिसको पहले अल्सर है या उसको पता नहीं, उसने मेडिसिन खा ली और ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, या तो कई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो हो जाते हैं। सो कोई भी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेनी चाहिए। जो खिलाड़ी खेलते हैं हम देखते हैं कि उनको इंजरी होती है, उसी वक्त जो स्प्रे फेंका जाता है और उनको उसी वक्त मैदान में भेजा जाता है। क्या ऐसे स्प्रे या ऐसी मेडिसिन भी हार्मफुल हो सकती हैं? नहीं, देखिए स्प्रे तो कम फेंकते हैं उनमें, वो जो दिखाया जाता है क्या हो रहा है, वो उसमें आइस पैक्स होते हैं। आइस पैक्स तो लगाते हैं। आइस पैक्स लगाए जाते हैं और जी। साथ में अगर तो देखते हैं वहाँ पर जो साथ में उनका कंपनी डॉक्टर होता है कि अगर इंजरी कोई ऐसी नहीं है जिसमें भी रेस्ट चाहिए, तो उसको आइस पैक्स के बाद भेजा जा सकता है। इवन स्प्रेज कैन बी यूज्ड, भेजा जा सकता है अगर मस्कुलर कोई प्रॉब्लम। अगर इंजरी ऐसी है जिसमें कि कोई लिगामेंटस इंजरी है या कोई लिगामेंट फट गया है या कोई बोनी इंजरी है, तो वो फिर वापस नहीं भेजा जाता उसको, तो उसको फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता था। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आगे आगे आ रही है और रियासत जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि ऐसी मेथडोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी भी है और साथ ही साथ जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि यहाँ रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ है। जितने आज तक लोग मिलिटेंसी से नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट से मरे हैं। बड़े अनफॉर्चुनेट है। हाँ, बात ठीक है, पर देखो ये सारी टेक्निक्स इसी दुनिया में है, इसी कंट्री में है, हमने खुद ही सीखना है। एज ए डॉक्टर मेरे ख्याल सभी सर्जन्स को खुद ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं जाके सीख के आऊँ जहाँ जहाँ ट्रेनिंग इनकी मिल रही है। जी जी। और इसमें जम्मू कश्मीर रियासत ने क्या करना है उसमें। एक मैं वहाँ पर एक डॉक्टर हूँ जो कि एक ऑर्थोपेडिक्स का काम कर रहा हूँ, ये मेरे में ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि भी मैं कुछ नई चीज़ लेके आऊँ यहाँ पर अपने शहर के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए। और मेडिकल कॉलेजेस को वैसे चाहिए कि ऐसे स्पेशलिस्ट को वो उधर लेके आएँ। जैसे मैंने वर्कशॉप बताई, वर्कशॉप्स हों वहाँ पर, सेमिनार्स हों। सो क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी
ये टेररिज्म के कारण ये इतने सेमिनार्स नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो ये दुआ करूँगा कि मिलिटेंसी ख़त्म हो और एक अच्छा दौर आए यहाँ पर भी। डॉक्टर ऐसी बात है कि अब मिलिटेंसी काफ़ी डिक्लाइन पे है। ऑलमोस्ट पुलिस की बात करें तो वो का दावा है सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी का कि अब ना के बराबर मिलिटेंसी है। लेकिन आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश का जो हेल्थ सिनेरियो है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हैं, अगर नहीं है तो क्या वजूहत आपको लगती हैं और क्या क्या उसमें कमियाँ हैं? तो देश में जो हेल्थ इंडस्ट्री में वर्ड यूज़ करूँगा, इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी अच्छी है। मतलब टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, काफ़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारे पास और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखिए और कई इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखिए कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर हैं ये हॉस्पिटल्स। और आजकल तो मेडिकल टूरिज़्म काफ़ी डेवलप हो रहा है इसी चीज़ के ऊपर। मतलब बाहर से पेशेंट्स आते हैं कंट्री में आपकी और ट्रीट करा के वापस जाते हैं। सो ये देखो ये कंट्री को ये है कि उनको एक हार्ड करेंसी आ रही है कंट्री के लिए और दूसरा एक अच्छा नाम जा रहा है बाहर। जी जी जी। इवन हमारा हॉस्पिटल भी जो है जो अपोलो मेडिकल सेंटर गुरदासपुर में है, वहाँ पर वी आर गेटिंग मैनी पेशेंट्स फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, इवन यूके से था एक पेशेंट, कनाडा से था। सो पेशेंट्स हैं या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डॉक्टर ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा था कि जो गवर्नमेंट ओवरऑल जी सिनेरियो जी 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 ओवरऑल सिनेरियो ऐसे है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए। पहले तो एक वर्क कल्चर जिसको कहते हैं वो चाहिए। अगर प्राइवेट सेटअप में अगर सभी काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल उनको काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये एक वर्क कल्चर होता है। नेक्स्ट आखिरी, पहले मैंने कहा था आखिरी, अब आखिरी सवाल से पूछूंगा कि हमारे जम्मू प्रोविंस में अक्सर ये देखा जाता है, जम्मू प्रोविंस को कैटर करता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें पेशेंट्स का बड़ा फ्लो रहता है और डॉक्टर्स ओवरबर्डन रहते हैं। लेकिन आए दिन यहाँ पे डॉक्टर्स और अटेंडेंट्स के बीच में लड़ाई होती है, डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आप अटेंडेंट्स को और डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा इसमें कि जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं सभी, आप किसी के साथ आप मैन हैंडलिंग या ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक आजकल पेशेंस कम हो गया लोगों के अंदर, पेशेंस रहा ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में एंटर होते हो तो आप चाहते हो बस सब कुछ एक सेकंड्स में हो जाए, जबकि कई इन्वेस्टिगेशंस होनी होती हैं, स्पेशलिस्ट ने आके देखना होता है, कई कुछ होता है। सो यहाँ पेशेंस की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल तो जैसे पहले एक रिलेशन होता था डॉक्टर और पेशेंट का, वही हो तो ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होती है। नहीं अदरवाइज़ तो स्ट्राइक होगी तो लोगों का नुकसान होगा, लड़ाइयाँ होंगी तो फिर भी लोगों का ही नुकसान होगा। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आपने देखा कि डॉक्टर अजय अब्रोल का कहना है कि इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और ख़ुद डॉक्टर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, फॉलोअप करने की ज़रूरत है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।